इंडिया में क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको लोग सिर्फ देखते नहीं है, उनकी सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं है, वो क्रिकेट को जीते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम अगर जीतती है तो लोग ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्होंने कोई पर्सनल अचीवमेंट कर ली है। और अगर टीम हारती है तो वैसे वैसा लोग उतने ही दुखी होते हैं जितना कि शायद एक प्लेयर दुखी होता होगा। तो कहने की बात ये है कि इंडियन क्रिकेट फैन अपने इस गेम को लेकर के बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अब वैसे भी इंडियंस तो इमोशनल ही होते हैं। अब क्या हो कि अगर इस इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जाए और अगर इंडियन क्रिकेट फैन को ये पता चले तो वो पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं या देखते हैं एक्चुअली फिक्स्ड है या उसमें बेटिंग इन्वॉल्व है, और उनके जाने माने स्टार प्लेयर जिनको वो आइडलाइज करते हैं वो उस बेटिंग में पैसों के लेन देन में शामिल है। ये इंसिडेंट हुआ 2013 के आईपीएल में जब मैच फिक्सिंग में बड़े बड़े नाम शामिल हुए और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टार प्लेयर भी इसमें शामिल हुए, कुछ के करियर तक तबाह हो गए। 2000 हालांकि 2012 से पहले ही बेटिंग क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, और 2012 तक जो बेटिंग हो रही थी उस पर जितने भी सट्टेबाज थे या जितने भी मुखी थे उनको ये लगता था कि पुलिस को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई फ्री होकर के बेटिंग में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर उनको ये नहीं पता था कि पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है और पुलिस सीक्रेटली इन सारे बेटिंग माफिया, ये जितने भी जाने माने बुकी हैं उनके कॉल्स को रिकॉर्ड भी कर रही है, अभी बातें की जा रही, जो भी सिग्नल दिए जा रहे हैं, इन सब पर पुलिस की बहुत तगड़ी नजर है। 2013 की बात है जब आईपीएल शुरू होने वाले थे अप्रैल के महीने में, और उसके 2 महीने पहले ही यानी कि फरवरी 2013 से ही दिल्ली पुलिस ने बेटिंग को लेकर के बहुत बड़ा अपना जाल बिछा दिया था। जितने भी जितने भी ऐसे सस्पेक्ट थे, जितने भी ऐसे बुकी थे, जो कि दिल्ली पुलिस को लगता था कि इस आईपीएल गेम में बेटिंग के सस्पेक्ट हो सकते हैं, उन सब की फोन टैपिंग की जा रही थी और सीक्रेटली दिल्ली पुलिस अपने इस ऑपरेशन को कर रही थी। वहां पर दिल्ली पुलिस को ये भी पता चला कि अंडर वर्ल्ड भी किसी ना किसी तरह से बेटिंग में इन्वॉल्व है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर अपना काम कर ही रही थी, वहीं पर मुंबई में बैठे डीजीपी राकेश मारिया को एक उनके सोर्स के थ्रू कॉल आता है, उनको वो एक नंबर देता है और ये कहता है कि इस नंबर पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कॉल फ्रीक्वेंटली की जा रही है। उस सोर्स ने राकेश मारिया को ये बताया कि ये एक शायद बहुत अच्छा क्लू या बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। अब राकेश मारिया ने जब उस पर्टिकुलर नंबर की कॉल रिकॉर्ड से निकलवाया, उसको इन्वेस्टिगेट कराया, तब ये पता चला कि ये नंबर पाकिस्तान के अंपायर असद रऊफ का है और उन्हीं के थ्रू सबसे ज्यादा पाकिस्तान को इस नंबर के थ्रू कॉल की जा रही है। अब यहाँ पर एक तरफ 2013 में आईपीएल की तैयारियां चल रही थी, वहीं दिल्ली पुलिस जोर शोर से बेटिंग के बारे में पता लगाने के लिए अपने काम में लगी हुई थी, और वहां पर ही आपके मल्टीपल फोन लोगों की फोन टैपिंग के थ्रू पुलिस के सामने कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आई जो 5 मई और 9 मई को होने वाले मैचेस से रिलेटेड थी, जैसे कि थोड़ा टाइम देना, ओवर के पहले टॉवेल लगाना, सिग्नल क्या दोगे, ये सारी बातें उस कॉल रिकॉर्ड में की जा रही थी। 5 मई 2013 को जबकि राजस्थान रॉयल्स का एक मैच पुणे की टीम के साथ वानखेड़े स्टेडियम में होना था, तब अजीत चंडेला जो कि राजस्थान रॉयल्स के बॉलर थे, उन्होंने अपने ओवर में 14 रन दिए, लेकिन वो वहां पर सिग्नल देना भूल गए। मतलब बुकीज को जो सिग्नल देने होते हैं वो वहां पर सिग्नल देना भूल गए। 9 मई 2013 को फिर से राजस्थान रॉयल्स का एक मैच था, तो उसमें अजीत ने अपने ओवर के पहले टी शर्ट को ऊपर उठाया और ये भी एक सिग्नल था बुकीज को टाइम देने का, बैटिंग करने के लिए, कि वो उस टाइम पर ओवर फेंकने से पहले बैटिंग कर सके, और ओवर में भी अजीत चंडेला ने 14 रन लिए। कि ये सारे सिग्नल्स, ये सारे टर्मिनोलॉजी पहले ही मुंबई पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन चुकी थी। इस वजह से पुलिस को पता था कि ये सिग्नल्स मूकीज को दिए जा रहे हैं। 15 मई को जब राजस्थान रॉयल्स का मुंबई इंडियंस के साथ मैच हुआ, तब वहां पर अंकित चौहान ने भी 14 रन ओवर में दिए और उन्होंने भी मूकीज को बैटिंग करने के लिए कुछ सिग्नल्स दिए जो पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग में फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पर ये सारी चीजें जब चल रही थी और पुलिस को इसकी फाइंडिंग्स मिल रही थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शॉकिंग नाम जो सामने आया पुलिस के, वो था शीशंत का।
श्रीशांत के एक स्टार बॉलर थे और वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए खेला करते थे। इसका प्रूफ पुलिस को कैसे लगा और राजस्थान रॉयल्स की और पुलिस को किस तरह से श्रीशांत पर शक हुआ, तो उसके बारे में बताया जाता है कि 9 मई को राजस्थान रॉयल्स का मैच था पंजाब की टीम के साथ। वहां पर श्रीशांत ने अपने अपने ओवर के पहले टॉवेल लगाई और टॉवेल लगाने के बाद थोड़ी देर वार्म अप भी किया। सिग्नल होता है बुकीज को टाइम देना ओवर के पहले बैटिंग करने के लिए, ताकि जब वो श्रीशांत ओवर उन बुकीज के हिसाब से फेंकेंगे तो इसके थ्रू पैसे भी दिए जाएंगे। और यहाँ पर श्रीशांत ने इस ओवर में 13 रन दिए। 15 मई 2013 को दिल्ली पुलिस होटल ट्राइडेंट पहुंची, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम रुकी हुई थी और यहाँ पर अजीत, अंकित और श्रीशांत को अरेस्ट किया गया। श्रीशांत क्योंकि वहां पर मैच खेल नहीं रहे थे उस टाइम पर, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो कि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे, उनको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था कि श्रीशांत ने शायद कोई ऐसी हरकत कर दी है जो उनको नहीं करनी चाहिए, इसीलिए उनको टीम में शामिल नहीं किया गया था। अब जब पुलिस ने ट्राइडेंट होटल में छापा मारा इन तीनों को अरेस्ट करने के लिए, तो श्रीशांत एक बहुत ही फेमस बुकी जीजू जनार्दन के साथ पाए गए। वहां पर उनके साथ दो लड़कियां भी मौजूद थी, वहीं से श्रीशांत को अरेस्ट कर लिया गया। अजीत और अंकित ये भी राजस्थान रॉयल्स की टीम के अरेस्ट किए गए। इसके अलावा अलग अलग छापेमारी में दिल्ली पुलिस ने 14 बुकीज को अरेस्ट किया। जब पुलिस ने इन सारे प्लेयर्स को अरेस्ट किया, तब राजस्थान रॉयल के को ओनर रघु अय्यर, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, इन सब पोल्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया। राहुल धवन जो कि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे, उनको भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। अब यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स ने अपनी कीमत को क्लियर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीम मैनेजमेंट का इस बुकी से, इस बेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। और जब इन प्लेयर्स के नाम सामने आए तो क्रिकेट के फैन दंग रह गए, क्योंकि वहां पर श्रीशांत का नाम भी शामिल था और श्रीशांत एक बहुत ही स्टार प्लेयर थे। के पहले भी बेटिंग में कई सारे इंडियन प्लेयर्स के नाम आते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पर डायरेक्टली इंडिया में इंडियन प्लेयर्स बेटिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। इसके पहले जब बेटिंग में इंडियन प्लेयर्स के नाम आए थे, तो बेटिंग का जो मेन रूट था वो साउथ अफ्रीका में फाइंड आउट किया गया, लेकिन ये पहला इंसिडेंट था जहां पर इंडियन प्लेयर्स डायरेक्टली बेटिंग में इन्वॉल्व थे। बीसीसीआई ने इन तीनों को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया। अब जब ये बात पूरी दुनिया में फैली, सारे क्रिकेट फैंस में फैली, तब महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने अपने हाई ऑफिशियल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें से एक राकेश मारिया जो कि मुंबई के डीजीपी है, उनका भी नाम शामिल है। और अपने ऑफिशियल के साथ मीटिंग के टाइम पर उन्होंने ये कहा कि जब दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी मुंबई में आकर के ऑपरेशन कर सकती है, तो महाराष्ट्र पुलिस को इसके बारे में किस तरह से नहीं पता, कैसे महाराष्ट्र पुलिस इन सारी चीजों से अनजान है। तब राकेश मारिया ने के होम मिनिस्टर आर आर पाटिल को बताया कि उनके पास की असद रऊफ जो कि पाकिस्तानी अंपायर हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तब जाकर के आर आर पाटिल ने राकेश मारिया को वो कॉल रिकॉर्डिंग क्राइम ब्रांच को सौंपने के लिए बोल दिया। अब जब ये रिकॉर्डिंग क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, तो उसमें से भी एक बहुत बड़ा नाम, उनमें से भी एक बहुत बड़ा नाम सामने निकल कर आया, और वो नाम था बिंदु दारा सिंह का, जो बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं। ऐसे ही बिंदु दारा सिंह का इसमें नाम सामने है, बिंदु दारा सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया। बिंदु दारा सिंह को फर्दर इंक्वायर किया गया। तब बिंदु दारा सिंह ने एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल नाम लिया, जो कि था बीसीसीआई के चेयरमैन के दामाद नाथ मयप्पन का। और ये रघुनाथ मयप्पन सीएसके चेन्नई की टीम के प्रिंसिपल भी थे। चेन्नई सुपर किंग जो कि धोनी जिसको लीड करते थे, धोनी उसके कैप्टन थे, उस टीम के प्रिंसिपल का भी नाम जब सामने आया, तब क्रिकेट की फैन फॉलोइंग बिल्कुल ही सदमे में आ गई, क्योंकि धोनी की वजह से सीएसके की ह्यूज फैन फॉलोइंग हुआ करती है। फिर टीम के प्रिंसिपल का यार बैटिंग के केस में नाम सामने आना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। 14 मई 2013 फिर मयप्पन को भी अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर जब मयप्पन की इंक्वायरी की गई, तभी पता चला कि मयप्पन 2011 से ही बैटिंग में इन्वॉल्व है और बहुत ह्यूज अमाउंट पर और बहुत ही लार्ज स्केल पर वो बैटिंग कर रहा है। यहाँ पर जब ये बात सामने आई,
तब आईपीएल की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। फैन्स को ये लगने लगा कि आज तक जो मैच वो देख रहे थे, वो क्या सच में ऑनेस्टली खेले भी जा रहे थे या फिर सारे मैच फिक्स्ड थे। तो तारा सिंह की इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि जितने भी बुकीज थे, उनका सबका नंबर असद रऊफ जो कि पाकिस्तान के अंपायर थे, उनके थ्रू इनको दिए गए थे ताकि वो बेटिंग कर सके। अब जहाँ यहाँ पर पाकिस्तान के बुकीज का नाम आया, तब नाम आया दाऊद और छोटा शकील के गैंग का, और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी मैच फिक्सिंग में दिखाई देने लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने जब छोटा शकील को एक मैसेज करके ये पूछा कि यहाँ पर इस आईपीएल की मैच फिक्सिंग में आपका नाम सामने आ रहा है, तो क्या आप सचमुच में इसमें इन्वॉल्व हो? तब छोटा शकील ने तुरंत ही अपना नाम क्लियर करते हुए ये बोला कि भाई को, मतलब कि दाऊद को, हराम का पैसा नहीं चाहिए और हमने ये काम बहुत पहले छोड़ दिया है। हम सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दाऊद भी अपना नाम इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहता था। यहाँ पर क्योंकि मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही अपना काम कर रहे थे, तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट भी चलती थी। वहीं पुलिस ने श्रीशांत के रूम को भी रेड किया। जब वहाँ पर उन्होंने रेड डाली तो वहाँ पर उनको कुछ लड़कियों की फोटोज मिली, तो शायद किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजी, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले और वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शनल चीजें भी मिली। अब यहाँ पर तीनों प्लेयर्स के ऊपर मकोका लगा दिया गया, जो कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए महाराष्ट्र में लगाया जाता है। पुलिस को श्रीशांत के शॉपिंग के रिकॉर्ड भी मिले। वहां पर उन्होंने ये देखा, श्रीशांत ने एक दिन में 1.9 लाख की शॉपिंग की है, और वो भी कैश के थ्रू। और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेटेस्ट ब्लैकबेरी का Z10 मोबाइल भी खरीदा है, वो भी कैश के थ्रू, जिनका नाम था साक्षी झाला। बैंगलोर भी पहुंचे और वहां पर श्रीशांत के नाम से एक कंपनी रजिस्टर पाई गई, जिसका नाम था S26 क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड। और जब उसके रजिस्ट्रेशन के पेपर्स चेक किए गए, तो वहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव इस कंपनी का नोट डाउन किया गया था, वो था जिम्नेजियम, कोचिंग और बेटिंग हाउसेस। यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ चुकी थी और क्लियर हो गई थी कि श्रीशांत हमेशा से बेटिंग में इंटरेस्टेड, वो इसे एक एज अ करियर भी देख रहे थे। तो उनका लॉन्ग डिस्टेंस विजन बेटिंग हाउसेस बनाने का था। तब वहां पर पी शिव कुमार श्रीशांत के कोच रह चुके हैं और जिनका 25% स्टेक इस कंपनी में था। उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि सिर्फ इंडिया में लीगल मानी जाती है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ये बेटिंग लीगल है, और श्रीशांत का गोल यही था कि वो आगे जाकर बाहर सेटल होकर बेटिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते थे। पुलिस को 9 मई की एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली, जिसमें कि श्रीशांत, अजीत, जीजू जनार्दन जो कि बुकी थे, उनको परेशान हालत में पाया गया और उनके साथ दो लड़कियां भी मौजूद थी। इस सीसीटीवी फुटेज से श्रीशांत की बेटिंग में इन्वॉल्वमेंट क्लियर हुई। अब यहाँ पर श्रीशांत के फादर ने ये स्टेटमेंट दी कि मेरे बेटे को फ्रेम किया जा रहा है सीएसके के कैप्टन धोनी और हरभजन सिंह के द्वारा। ये बात सामने आई कि अजीत और श्रीशांत को 40 लाख रुपए मिले थे और अजीत ने ही अंकित एक ओवर बुकीज के अकॉर्डिंग फेंकने के लिए राजी किया था। पर एक बात और सामने आई कि मयप्पन मैपन जो कि सीएसके टीम के प्रिंसिपल थे, उन्होंने सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को बैटिंग ऑर्डर में चेंज करने की इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। बीसीसीआई की इंटेग्रिटी पे जाहिर सी बात है शक किया जाने लगा। तब बीसीसीआई ने अपनी यूनिट को क्लीन करने के लिए एक कमेटी बना दी, और इस कमेटी का काम था इन बेटिंग में शामिल लोगों को फाइंड आउट करना। बीसीसीआई का मिस गवर्नेंस सामने आने लगा और बड़े नाम जैसे संजय जगदले और अजय शिकरे, इन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। उन्होंने इस कमेटी पर अपना शक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई कभी भी बेटिंग को रोक ही नहीं सकती है, और इस तरह से कमेटी जो सेट की गई है, ये अपना काम कभी कर ही नहीं पा रही। आईपीएल के जो चेयरमैन थे राजीव शुक्ला, उन्होंने भी अपना रिजाइन यहाँ पर दे दिया था, और ये रिजाइन करने का सिलसिला चलता ही जा रहा था। वहीं इन सब के बीच एक और बड़ा नाम सामने आया बेटिंग के केस में, वो था राज कुंद्रा। वो ही राज कुंद्रा जो को ओनर थे राजस्थान रॉयल्स के, वो राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया, और जब उनसे पूछताछ की गई तो राज कुंद्रा ने ये बताया कि वो काफी समय से बेटिंग में इन्वॉल्व है और वो बेटिंग करते ही चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर राजस्थान रॉयल के जब को ओनर ने ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो बेटिंग में हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं, तो लोगों का राजस्थान रॉयल्स की इंटेग्रिटी से भरोसा उठ सा गया। यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और कमिटी सेटअप की, और ये कमिटी सेटअप की थी मयप्पन के फादर इन लॉ श्रीनिवासन ने। मयप्पन वही हैं जो बेटिंग में काफी समय से इन्वॉल्व थे।
यहाँ पर इस कमिटी ने राज कुंद्रा और मैयप्पन दोनों को क्लीन चिट दे दी। फाइंडिंग के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी एक पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने ये कहा इस कमिटी ने बहुत गलत तरीके से अपनी फाइंडिंग्स को दिया है और राज कुंद्रा और मैयप्पन जो कि डायरेक्टली बेटिंग में इन्वॉल्व है उनको क्लीन चिट दे दी है। पुणे हाई कोर्ट ने इस बात को अथेंटिक माना और इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ये कमिटी, क्योंकि उनके फादर इन लॉ ने सेक्रेटरी थी, इस वजह से उनको वहां पर क्लीन चिट दे दी गई है। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से एक ऑथेंटिक कमिटी बनाई इस केस को इंक्वायर करने की। नाम था मुकुल मुदगल और जो कि फॉर्मर जस्टिस रह चुके थे। कमेटी का एक मेंबर सौरभ गांगुली को भी बनाया गया। अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कमेटी बनाई तो इस कमेटी ने मैयप्पन को इस बेटिंग में इन्वॉल्व पाया और मैयप्पन को भी वो जरिया बताया, वो इन्फॉर्मर बताया जिसके थ्रू इस कमेटी ने हालांकि सीएसके के कैप्टन एमएस धोनी को भी इंक्वायरी करने के लिए बुलाया। इससे जब मैयप्पन की टीम में इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछा गया तब धोनी ने ये कहा कि मैयप्पन किसी भी टीम मीटिंग में कभी शामिल नहीं होते थे, उनका टीम मीटिंग में कोई भी इनपुट नहीं होता था। इसे लेकर सितंबर तक दिल्ली और मुंबई पुलिस की छानबीन चलती रही और यहाँ पर बहुत सारी फाइंडिंग सामने भी आई और बहुत सारे नाम भी सामने आए। यहाँ पर बेटिंग में जितने भी बड़े बड़े नाम शामिल थे या इन्वॉल्व थे उनके सबके करियर तबाह हो गए। श्रीशांत और अजीत पर बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया। मैयप्पन को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। यहाँ तक कि उनके फादर इन लॉ एम श्रीनिवासन को भी अपने पोस्ट से हाथ धोना पड़ा। कि इन तीनों प्लेयर्स को मकोका से रिलीज कर दिया गया। मकोका का किसी भी तरह का एविडेंस इनके अगेंस्ट नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फर्दर बनाई जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस आर एम लोधा, जिसमें का काम था ये फाइंड आउट करना कि जो टीम्स बेटिंग में इन्वॉल्व पाई गई हैं जैसे कि राजस्थान रॉयल्स और सीएसके, उनके साथ क्या करना है और उनको क्या पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट इन दोनों टीमों को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया। राज कुंद्रा और मैयप्पन दोनों को आईपीएल में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। अब क्रिकेट के फैंस ने एक ऐसा एरा, एक ऐसा टाइम देखा जो शायद वो कभी देखना नहीं चाहते। सीएसके का इन्वॉल्वमेंट सामने आया तो सारे फैंस सिर्फ यही दुआ करते थे कि किसी भी तरह से धोनी का नाम इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि धोनी पर लोगों की बहुत ज्यादा फेथ थी और क्रिकेट के लिए आइडल मानने वाले बहुत सारे लोग थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि धोनी का नाम बैटिंग में आए। हालांकि धोनी का नाम इस पूरे इंसिडेंस में कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी सीएसके टीम की इमेज पर हमेशा के लिए एक ब्लैक स्पॉट पड़ गया।